हेलो व्यूवर्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे हैमलेट के मैडनेस के बारे में। हैमलेट जो विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस ड्रामा है, रिवेंज ट्रेजेडी है। उसमें जो हैमलेट का जो कैरेक्टर है उसमें एक मैडनेस है, एक पागलपन है। उस पागलपन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो रियल था या फिर बनावटी था, नकली था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हैमलेट को शेक्सपियर का बहुत ही फेमस ट्रेजेडी माना जाता है। शेक्सपियर ने बहुत ही फेमस ट्रेजेडीज लिखी हैं, जैसे कि ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर। ये चार फेमस ट्रेजेडी में से हैमलेट बहुत ही फेमस और एक तरह से बेस्ट ट्रेजेडी माना जाता है शेक्सपियर का। और इस ड्रामा में हैमलेट का कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेनमार्क देश का राजकुमार है, प्रिंस है, और इस कहानी का वो प्रोटैगनिस्ट है, मेन हीरो है इस प्ले का। और इसका जो कैरेक्टर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, जो कि कहानी के साथ ग्रो करता है। और इसका जो मैडनेस है, इसके मैडनेस के बारे में बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी इश्यूज है। कोई क्रिटिक्स कहते हैं कि उसके में जो मैडनेस है रियल था, तो कोई क्रिटिक्स कहते हैं कि मैडनेस जो था उसका नकली था, बनावटी था। तो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ है। तो उन क्रिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे। और इस तरह से डिवाइडेड ओपिनियन है, क्रिटिक्स की जो राय है डिवाइडेड है, डिफरेंट है। और कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि वो रियली में मैड था, तो कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि बस प्रिटेंस था, बस एक बहाना था। तो इस तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसका जो मैडनेस है रियल था या फिर फेंड था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिस्कशन को डिमांड करता है, बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है। हैमलेट एक ऐसा ड्रामा है जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है, बहुत ही गहराई से रिसर्च हुआ है, बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे गए हैं, और बहुत ही डिस्कस्ड टॉपिक है इसमें का जो मैडनेस है, सोलिलोक्वीज है। ऐसा बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स है जिस पे डिस्कशन होता है। सो इसको जानने के लिए, इस क्वेश्चन का हल ढूंढने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमको हैमलेट के बारे में डिटेल में थोड़ा जानना होगा, सिचुएशन को जानना होगा। फिर हम इस पे मेजर इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। तो जो मैडनेस था, इसमें बहुत ही परवेजिव थीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है हैमलेट में। हैमलेट में बहुत सारी थीम है, जैसे रिवेंज का थीम है और बहुत सारा थीम है। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट थीम ये भी है, मैडनेस का जो थीम है। इसमें हैमलेट के कैरेक्टर में भी मैडनेस है, और इसके एक और जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है ओफिलिया, उसके में भी मैडनेस के लक्षण हैं। बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं हैमलेट के, उन्होंने भी हैमलेट को मैड समझा है, जैसे उसकी खुद की मदर ने, ओफिलिया ने, इस तरह से। तो इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट नोटेबली हैमलेट एंड ओफिलिया कैरेक्टराइज द आइडिया ऑफ मैडनेस इन दिस प्ले। दोनों के में मैडनेस है, और हर किसी के जो मैडनेस का जो कारण है उसका डिफरेंट है। हैमलेट के साथ क्या होता है कि उसके फादर का मर्डर हो जाता है। उस मर्डर की वजह से उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है जब उसको पता चलता है। तो इस तरह से मैडनेस की तरफ वो ड्रिवन होता है, खींचा चला जाता है। और हर का जो जो पोर्ट्रे होने का जो तरीका है, जो मैडनेस है, डिफरेंट है, और उनका जो ओरिजिन भी अलग अलग है, उसका कारण भी अलग अलग है। तो जो मैडनेस है उसको यही इस ट्रेजेडी को अल्टीमेटली संपन्न होता है, मतलब मैडनेस की वजह से ट्रेजेडी और ज़्यादा गहराई लेती है। तो फेंड मैडनेस, तो कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि जो उसका जो मैडनेस है नकली है, बनावटी है। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं हम। तो उसका जो मैडनेस है, फेन कहते हैं। ये जो मैडनेस होता है वो रिवेंज ट्रेजेडी का एक पार्ट होता है। आप यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। तो एक जो ये हैमलेट है वो एक प्रकार का रिवेंज ट्रेजेडी है, बदले वाली ट्रेजेडी है, बदले वाली कहानी है, जिसमें देखिए मेन कैरेक्टर्स इसके क्या हैं। रिवेंज एज ए थीम, इसमें थीम जो होता है रिवेंज का होता है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है, रिवेंजफुल घोस्ट, इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट होता है, और एक बदला लेने वाला घोस्ट रहता है, जैसे इसमें भी है हैमलेट के फादर का घोस्ट। फिर एक प्ले विद इन अ प्ले, एक प्ले के अंदर ही प्ले होता है। और फिर सीन्स ऑफ मैडनेस और इंसैनिटी। तो इस रिवेंज ट्रेजेडी में मैडनेस का सीन जरूर होता है, पागलपन का सीन जरूर होता है। इसी कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए शेक्सपियर ने इस कन्वेंशन को, इस परंपरा को मेंटेन किया है और मैडनेस डाला है इसमें। तो इसमें हैमलेट भी मैड है और ओफिलिया के में भी मैडनेस है, जो कि बहुत रियल मैडनेस है। उसके ऊपर क्रिटिक्स को कोई डाउट नहीं है, वो मैड ही हो जाती है जब उसके फादर का
डेथ हो जाता है हैमलेट की वजह से, और फिर वो उस मैडनेस के बाद वो एक तरह से सुसाइड भी कर लेती है और पानी में गिर के उसकी मौत हो जाती है। तो इसमें भी डिफरेंट ओपिनियन है कि वो सुसाइड करी है कि उसकी जो मौत है एक्सीडेंट की वजह से है। इसमें भी क्रिटिक्स का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है। तो हैमलेट पूरे ड्रामा के बीच में एक तरह से बनावटी इंसानिटी को फेन करता है। मैडनेस का चोला पहनता है वो। और कुछ क्रिटिक्स हैं जैसे कि डाउडन है, रिचर्डसन है, विल्सन है, नाइट है, वो कहते हैं कि जो हैमलेट का जो पागलपन है वो रियल नहीं था बल्कि एक बहाना था, प्रिटेंस था। तो कुछ कहते हैं इसे क्राफ्टी मैडनेस, मैडनेस तो था लेकिन क्राफ्टी था, इसमें एक कलाकारी थी, एक आर्ट था। और कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं जैसे कि क्लॉडियस जो उसका चाचा रहता है, अंकल रहता है, अपोलोनियस जो रहता है उसके चाचा का जो प्राइम मिनिस्टर रहता है, जो चीफ काउंसलर रहता है, उसको भी उसके मैडनेस पे शक है। पोलोनियस कहता है साइड में कि उसके में मैडनेस तो है लेकिन इस मेथड है, इस मैडनेस ने भी मेथड है, मतलब एक कलाकारी है, एक डिफरेंट चीज़ है, ऐसा कहता है वो। और क्लॉडियस जो उसका चाचा रहता है वो भी कहता है कि जो जो भी ये मैडनेस का जो बता रहे हो, जब पोलोनियस कहता है कि मेरी बेटी के प्यार में ये पागल हो गया है, तो क्लॉडियस कहता है कुछ भी हो मुझे तो नहीं लगता कि लॉ की वजह से ये पागल हुआ है, और मुझे तो ये मैडनेस भी नहीं नज़र आता, कुछ भी होगा लेकिन मैडनेस नहीं है, ये भी कहता है। तो इतने इतने श्रीउड लोग रहते हैं, क्लेवर और धूर्त लोग रहते हैं, जैसे कि पोलोनियस है और क्लॉडियस है, उनको शक है कि मैडनेस जो हैमलेट जो दिखा रहा है वो रियल नहीं है बल्कि एक नकली है, बनावटी है। तो थ्रू इज वेरियस स्टेटमेंट, और जो हैमलेट है तरह तरह के स्टेटमेंट देता है, स्पीचेस देता है, सोलिलोक्यू करता है। सोलिलोक्यू क्या होता है? सोलिलोक्यू मतलब होता है हिंदी में स्वगत कथन। मतलब जब कैरेक्टर अपने आप से ही बातें करता है लेकिन वो जोर जोर से बातें करता है, तो ऐसे लगता है कि मतलब बगल वाला उसकी बातों को नहीं सुन रहा है, एक्चुअल में सुनते रहते हैं, लेकिन ऐसे मतलब होता है जैसे ड्रामा में होता है, जैसे हम लोग अक्सर सीरियल वगैरह हम देखते हैं, वो होता है सोलिलोक्यू। तो इस पूरे हैमलेट प्ले में 7 सोलिलोक्यूज है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोलिलोक्यू है जिसमें कि हैमलेट खुद एक्सेप्ट करता है कि वो मैड नहीं है, और वी कैन हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस स्पीच है जिसमें वो होरेशियो जो उसका बेस्ट फ्रेंड है विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में जो उसके साथ पढ़ाई करता था, उसका जो बहुत ही वफादार वो दोस्त है, उससे वो कहता है कि अब से मैं तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, अब से मैं एक तरह से पागलपन का चोला पहनूंगा, आई विल पुट एन एंटिक डिस्पोजिशन ऑन, एक तरह से मैं पागलपन की एक्टिंग करूंगा जिसमें तुमको साथ देना होगा, कहता है, क्योंकि मुझे अपने विरोधी को छकाना है, मतलब क्लॉडियस से उसको बदला लेना था। और जो उसकी जो मदर रहती है वो भी कहती है कि तुम पागल है। एक बार क्या होता है कि बेड चैम्बर में उसको हैमलेट को बुलाती है वो, और हैमलेट और उसके बीच में बहुत कहा-सुनी होती है। तो जब उसके पापा का घोस्ट वहाँ पे फादर का घोस्ट आता है तो वो उससे बातें करने लगता है हैमलेट, और वहीं पर वो जो घोस्ट रहता है उसके फादर का, जो सीनियर हैमलेट का घोस्ट रहता है, उसकी मदर गर्ट्रूड को नहीं दिखाई देता क्योंकि उसका प्यार अपने हस्बैंड के प्रति सच्चा नहीं था, तो उसको नहीं दिखाई देता। तो वो सोचती है कि मेरा बेटा दीवारों से बातें कर रहा है, उसको बोलता है तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम्हारे जो नसों में जो खून दौड़ रहा है वो मेरा भी वही दौड़ रहा है, पल्स, और हम दोनों की पल्सेस भी सही तरीके से चल रही है, और वैसा ही घटिया म्यूज़िक बजा रही है, और किसी को बुला लो, टेस्ट करा लो, वो बता देगा कि मैं मैड नहीं हूँ, कहता है कि मैं जो जो भी कुछ कह रहा हूँ होशो-हवास से कह रहा हूँ। इस तरह से वो गुस्सा आ जाता है और उसको बहुत ज़्यादा भला-बुरा कहता है अपनी मदर को। फिर हैमलेट जो है एक तरह से एज्यूम करता है, मैडनेस का नाटक करता है, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे कारण हैं उसके। एक तरह से वो डिफेंसिव apparatus की तरह इस्तेमाल करता है, डिफेंसिव मैकेनिज़्म की तरह इस्तेमाल करता है अपने पागलपन को, ताकि उसके ऊपर कोई शक ना कर सके, उसका जो सारा का सारा जो शक है वो शिफ्ट हो जाए। उसको डील करना रहता है ऐसे एनिमी से, ऐसे शत्रु से जो कि क्लॉडियस है, जो उसका चाचा है, जिसने उसके फादर को जब वो सोते रहता है तब उसको मौत के घाट उतार दिया था। एक तरह से क्लॉडियस ने फ्रैटिसाइड किया था। फ्रैटिसाइड मीन्स किलिंग ओन्स ब्रदर,
किया था। तो इस तरह से ऐसे धूर्त अपराधी से उसको निपटना था, जिसके चारों तरफ दिन भर बॉडीगार्ड्स रहते हैं, तो उसे कुछ ना कुछ डिफेंसिव मैकेनिज़्म चाहिए था। तो मैडनेस उसके लिए परफेक्ट डिफेंसिव मैकेनिज़्म था, जो उसने अख्तियार किया था। और इस तरह से मैडनेस होने का नाटक करता है, मैड होने का नाटक करता है, ताकि अपने अंकल को, अपने और दूसरे एनिमीज़ और 2 शत्रुओं को वो छका सके। और पोलोनियस के साथ भी ऐसा ही करता है, क्योंकि पोलोनियस जो उसका चीफ काउंसलर रहता है क्लाउडियस का, तो उसको लग जाता है हैमलेट को कि ये मेरे साथ नहीं है, ये क्लाउडियस से मिला हुआ है। तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है, उसके साथ भी वो उल्टी-सीधी हरकतें करता है, उसके सामने उल्टी-सीधी बातें करता है। फिर कुछ क्रिटिक्स का ये ओपिनियन है कि जो हैमलेट का जो मैडनेस है, वो जो हैमलेट का जो ओपिनियन, हैमलेट के ऊपर जो ओपिनियन है कि उसका जो मैडनेस है वो रियल है, जबकि बनावटी नहीं है। इसके पीछे ये रीज़न है कि वो जो अपना तर्क भी देते हैं कि क्या रीज़न है। वो कहते हैं कि हो सकता है शुरुआत में उसका जो मैडनेस है वो बनावटी रहा हो, नकली रहा हो, लेकिन जैसे-जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है, वो एक्चुअल में मैड हो जाता है, ऐसा वो कहते हैं। तो इस तरह से उनको, वो भी अपने ग्राउंड है, जिस तरह से प्रूव करते हैं अपने पॉइंट को कि क्या-क्या पॉइंट से कि वो रियल में मैड था। वो कहते हैं जिस तरह से अपनी मदर के साथ जो व्यवहार करता है, जिस तरह से उससे बातें करता है, उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है, उसमें पूरे उस समय हिस्टेरिकल हो जाता है, एकदम जैसे पागल आदमी करता है वैसे ही करता है वो। और कैसे वो ओफिलिया के कब्र में कूद जाता है और कहता है कि मुझे भी अब दफना दो ओफिलिया के साथ में, और इस तरह से वो कहता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं, ये पागलपन के लक्षण हैं, कहते हैं क्रिटिक्स। और जो हैमलेट का जो मैडनेस है, उसका जो कारण था, उसके फादर के डेथ की वजह से शुरू हुआ था, और उसका जो डिज़ायर था, उसकी जो इच्छा थी कि मुझे बदला लेना है, अपने फादर के किलर से बदला लेना है, तो पूरे पूरे समय उसके में ऑब्सेशन रहता था, जुनून था कि उसको किसी भी हाल में बदला लेना है, और बदले के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इस तरह से। तो मर्डर और इसके अलावा भी जिस तरह से उसने पोलोनियस का मर्डर किया था, और पोलोनियस का मर्डर करने के बाद उसे कुछ पछतावा नहीं था इस बात का। जब उसने यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पोलोनियस यहाँ पर पर्दे के पीछे छिपा हुआ था और उससे मदर से उसका डिस्कशन हो रहा था। फिर अचानक से आओ देखा न था, उसने हमला कर दिया और अनजाने में पोलोनियस की मौत हो जाती है। तो इसके बाद वो सिर्फ इतना कहता है, इस मूर्ख को नहीं मरना था, और अब ओफिलिया मुझसे बहुत नाराज़ होगी, इस तरह से कहता है, और कोई उसको बहुत ज़्यादा पछतावा नहीं होता। तो इसके भी तर्क देते हैं कि इस तरह से एक मतलब समझदार आदमी ऐसा नहीं सोचेगा, उसे बहुत पछतावा होगा। इसके अलावा जिस तरह से वो लेटिस के साथ डुएल करने के लिए, फेंसिंग मैच के लिए तैयार होता है, उसके बारे में भी कहते हैं। और ओफिलिया के फ्यूनरल के समय जो मैड हरकतें करता है, पागलपन वाली हरकतें करता है, उसके बारे में भी क्रिटिक्स दलील देते हैं कि वो पागल था, रियल में पागल था। और जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे गर्ट्रूड है, उसकी जो मदर है, और ओफिलिया जो है, उसकी जो लव इंटरेस्ट है, वो भी कई बार कहते हैं कि पागल हो गया। हर समय नहीं कहते, लेकिन कुछ समय कहते हैं। जैसे गर्ट्रूड कहती है, जब अपने बेड चैम्बर में उसको बुलाती है और भूत से जब वो बातें करता है, तब वो कहती है। ओफिलिया भी कहती है। ओफिलिया की नज़रें पहले बहुत ही अच्छा था, एकदम परफेक्ट एक आदर्श कोर्टियर था, आदर्श दरबारी था, आदर्श राजकुमार था। लेकिन जब उसकी बातों को सुनता है, सबसे ज़्यादा हैमलेट जो है ओफिलिया को ही ज़्यादा, वो कहना चाहिए, परेशान करता है, इरिटेट करता है। उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी से ही होता है। तो इस वजह से ओफिलिया को और ज़्यादा फ़ील होता है। तो जो एक्चुअल में था कि जो हैमलेट का के आस-पास इतनी सारी प्रॉब्लम थी, इतनी सारी समस्याएँ थी, जिसकी वजह से वो पागलपन की तरफ खींचा जा रहा था। उसके सामने मैडनिंग प्रॉब्लम्स थी, पागल कर देने वाली प्रॉब्लम थी इनफैक्ट। और हैमलेट जिसकी वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, वो पागल तो नहीं था, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। उसको बहुत सारे शॉक्स मिले थे, झटके के ऊपर झटके मिले थे, और उसके 3 जो मेन शॉक्स थे, वो थे कि उसके फादर का मर्डर हो गया था। फिर उसकी मदर ने बहुत ही जल्दबाजी में अपने ही ब्रदर इन लॉ से शादी कर ली थी। यू कैन इमेजिन। ये एक तरह से हैमलेट कहता है, इसे इंसेस्ट कहता है वो। इंसेस्ट माने अनैतिक संबंध, अपने ही परिवार में किसी से मैरिज
करना को कहता है, इंसेस्ट ये कहता है, और उसकी नज़र में बहुत ही इल्लीगल था। और ये 2 महीने के अंदर ही शादी कर लेती है गर्ट्रूड अपने देवर से। और ऑफेलिया का जो बिट्रेयल था, ऑफेलिया ने जिस तरह से उसे धोखा दिया था, ऑफेलिया को बहुत चाहता था, लेकिन ऑफेलिया को वो लव लेटर लिखता था, और ऑफेलिया बहुत ही आसानी से, बहुत ही मतलब वो उनके प्लान में शामिल हो जाती है, क्लॉडियस और अपने फादर पोलोनियस के प्लान में शामिल हो जाती है, और एक तरह से हैमलेट की जासूसी करती है, स्पाइंग करती है, जिसका उसे बहुत दुख होता है। और ये सारे शॉक्स की वजह से अपना मेंटल बैलेंस खो देता है हैमलेट, और बस उसके में एक ही जुनून रहता है कि उसको बदला लेना है। तो पूरे प्ले में जो हैमलेट जिस तरह से एटीट्यूड दिखाता है, जिस तरह से उसका जो उसका बेंट ऑफ माइंड था, वो बहुत ही पेसिमिस्टिक था, बहुत ही निराशावादी सोच को अपना वो बताता है, और बहुत ही इसका जो सोच है, इसमें हैमलेट का जो सोच है निगेटिव तरफ ज़्यादा है। और इस तरह से वो अपने जो सिचुएशन जिस तरह से रहता है उससे वो, और जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके फादर ने थोप दी रहती है कि तुम्हें मेरे मौत का बदला लेना है, इसकी वजह से वो एक तरह से डिप्रेशन की तरफ जाता है, और एक डिप्रेशन की तरफ वो खींचा चला जाता है। और कभी-कभी वो सुसाइड के बारे में भी सोचता है, टू बी और नॉट टू बी। अपने फेमस सोलिलोक्यो में वो कहता है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। मुझे रहना चाहिए कि मर जाना चाहिए, इस तरह से कहता है कि अपने माइंड में ये सारे के सारे जो किस्मत के थपेड़ों को और उसके जो एरोज़ को, उसके तीर को सहना चाहिए, या उनके खिलाफ हमको विद्रोह कर देना चाहिए, इस तरह से कहता है। कई बार उसको लगता है कि उसे मर जाना चाहिए, क्योंकि उसको लगता है उस सिचुएशन से वो कॉप अप नहीं कर पा रहता है, और अपने फादर का मौत का बदला नहीं ले पा रहा है, इसका भी उसको अफ़सोस था। तो इस तरह से जो उसका जो कम्युनियन होता है, घोस्ट के साथ जो उसकी मुलाकात होती है, वो उसके सिचुएशन को और ज़्यादा गंभीर कर देता है, उसको सीरियस कर देता है। पहले से ही वो दुखी था, अपने फादर की मौत से दुखी था, लेकिन जब उसके फादर कह देते हैं कि जो मेरी मौत हुई है वो मौत साधारण मौत नहीं है, जब मैं सो रहा था तब मेरी मौत हुई है, और जिसकी वजह से मैंने अपने पापों की प्रायश्चित भी नहीं की, अपने सिन के लिए माफ़ी भी नहीं मांगी भगवान से। एक तरह से इसे कहा जाता है अनप्रिपेयर्ड डेथ का वो शिकार हुआ, और जिसकी वजह से वो कहता है कि जिसकी वजह से वो नर्क की आग में झेल रहा है, नर्क की आग में वो जल रहा है, जिसकी वजह से हैमलेट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और वो उसको अपने पिता के इस तरह से मौत को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है, और उसका जो फादर रहता है कहता है कि अब तुमको मेरी मौत का बदला लेना है। फिर इस तरह से ये सारी की सारी जो कंडीशंस थी, और वो जो एक तरह से इराटिक बिहेवियर करता है, अजीब तरह से हरकतें करने लगता है, और जिससे वजह से लगता है कि वो मैड हो गया है, और वो उसका जो डिज़ायर रहता है अपने फादर की मौत का बदला लेने का, उसको एक तरह से पागलपन की तरफ धकेलता है, और बहुत ही ज़्यादा मेलांकोलिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, अपने फादर के डेथ के बारे में सोचता है, और उसके मर्डर के बारे में सोचता है, और लाइफ के बारे में सोचने लगता है, ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के फर्टिलिटी के बारे में सोचने लगता है कि ज़िंदगी बेकार है, इस तरह से। और फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हैमलेट का जो मैडनेस था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट इशू है, ईज़ी इशू नहीं है कि इतना ईज़िली हम कुछ कंक्लूड कर पाएँ। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट इशू है, और जो ओपिनियंस है, क्रिटिक्स का जो ओपिनियन है इसमें डिवाइडेड है, दोनों तरफ इनका ओपिनियन है, डिबेट है, डिबेटिंग इशू है ये। और कभी-कभी जो हैमलेट है बहुत ही सेन, बहुत ही समझदार प्रतीत होता है, तो कभी-कभी बिल्कुल भी इनसेन प्रतीत होता है, पागल प्रतीत होता है। तो इस तरह से अगर हम माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करें तो देखेंगे कि उसका जो मैडनेस है वो रियल नहीं था, बल्कि एक तरह से फेन था, बनावटी था। और ओकेजन्स, बहुत सारे ओकेजन्स में जिसमें अगर लगता है कि वो क्रेज़ी है, लेकिन वो एक्चुअल में क्रेज़ी नहीं था। एक्चुअल में वो मैडनेस नहीं था, बल्कि एक्सेसिव बिटरनेस था। बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई थी उसकी ज़िंदगी में, बहुत सारे कड़वाहट वाले इंसिडेंट थे, और बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, मेलांकोलिक हो गया था वो, और इस कड़वाहट में उसका जो दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया था। और ये एक तरह से मैडनेस को इंडिकेट नहीं करता, ये मैडनेस नहीं था बल्कि एक मेंटल इम्बैलेंस था। तो इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं कि हैमलेट का जो मैडनेस था वो बनावटी था,
और एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म था, एक सुरक्षा कवच था उसके लिए, जो जिसके वजह से वो अपने एनिमी को वो छका सकता था, उनसे निपट सकता था। और उसका जो मैडनेस था उसमें वो जो अपना जो मैड भी जब जिस समय रहता है उस समय भी उसके में पूरी तरह से विजडम रहता है, विटी रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी वाली बातें करता है और एक मेथड रहता है, उसकी कला रहता है, उसकी मैडनेस में भी एक कला थी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक जीनियस आदमी था। और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड था, मेलांकोलिक था, और लेकिन फिर भी उसने आर्टिस्टिक सेंस अपना नहीं खोया था। जब भी वो आर्ट वाले फील्ड से मिलता था, जैसे कि जब वो जो थिएटर वाले कलाकार आते हैं उसको बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत करता है, बहुत अच्छे से उनसे बातें करता है। उस समय कोई नहीं कह सकता कि वो मैडनेस है, मैड बिहेवियर है उसका। होरेशियो से जब वो बातें करता है अपने दोस्त से, तो कोई नहीं कह सकता कि वो मैड है। इस तरह से वो ओकेजन के अनुसार उसकी बातें बदलती हैं। और जिस तरह से उसके में रेडी विट रहता है एकदम, तुरंत तुरंत वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है, तुरंत तुरंत बातें करता है, ह्यूमर रहता है, इमेजिनेटिव उसका जो कल्पना शक्ति रहती है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो एक्चुअल में मैड नहीं था। और ग्रेव डिगर सीन में जैसे वो बातें करता है, ग्रेव डिगर लोगों से जो बातें करता है, कब्र खोदने वाले लोगों से जो बातें करता है, उससे भी हम कह सकते हैं कि वो मैड नहीं था। इसके अलावा जब उसके जो फ्रेंड जो रोजेनक्रैंडन गिल्जेस्टन जो उससे मिलने आते हैं, तो फिर उससे वो बहुत ही अच्छे से मिलता है। फिर बाद में उसकी जो मदर है गर्ट्रूड पूछती है कि तुम्हारा दोस्त तुमसे कैसे मिला, तो कहता है बहुत ही अच्छे से मिला, एकदम उन लोग कहते हैं कि एकदम जेंटलमैन की तरह मिला। तो उनको भी नहीं शक होता है कि हैमलेट पागल है, इस तरह से। तो ये बहुत सारे इक्वेशन है जिसमें इसका जो मैडनेस है, मैडनेस वो दिखाता है लेकिन एक्चुअल में मैडनेस नहीं रहता है। अगर वो हैमलेट अगर मैड रहता, तो वो जो राजा को जब वो प्रेयर करते रहता है, क्लॉडियस प्रेइंग करते रहता है, तो उसको तुरंत उस समय मार सकता था, उससे बदला ले सकता था, और उसी समय जो ट्रेजेडी ख़त्म हो जाती और हैमलेट राजा बन जाता डेनमार्क का। लेकिन ऐसा वो नहीं करता। वो सोचता है कि अगर इसको इस समय मैं मार दूंगा तो ये अभी प्रेइंग कर रहा है और वो तुरंत ही स्वर्ग चला जाएगा, और वहाँ पर मेरे जो फादर हैं नर्क की आग में जल रहे हैं, और इधर मैं अपने इस दुश्मन को कैसे स्वर्ग भेज सकता हूँ, ऐसा सोचता है। तो एक समझदार आदमी ही, एक सोचने समझने वाला आदमी ही ऐसा रोक सकता है। और इस तरह से वो डिले करता है अपने रिवेंज लेने में, बदला लेने में वो डिले करता है। सो हैमलेट जो है कम्प्लीटली मैड नहीं था, लेकिन कुछ कहीं कहीं पर उसको ऐसा शो करता था मैडनेस के लिए। उसका जो कंडीशन था, क्रिटिक्स कहते हैं उन दोनों के बीच में था। क्रिटिक्स कहते हैं कि जो कंडीशन था उसका लेस देन मैडनेस था, मैडनेस से कुछ कम था, पागलपन से कम था, लेकिन जो बनावटी मैडनेस से थोड़ा ज़्यादा था। क्योंकि एकदम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं था, एक बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब था वो, उसकी जो बातें थी वो थी, और जो ऑब्सेशन था, जो जुनून था उसका, वो यही रिवील करता था। और जो हैमलेट का जो थॉट प्रोसेस था बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड हो गया था, बहुत ज़्यादा वो कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा निराशावादी हो गया था, और वो वर्ल्ड को ही शक करने लग गया था। जैसे जब वो कमेंट करता था बहुत ही जनरलाइजेशन करता था, जब अपनी मदर के बारे में बात कर रहा हो, ऑफिलिया के बारे में बात कर रहा हो, तो उसको जनरलाइज कर देता है। वो कहता है कि फ्राइल्टी थाई नेम इज़ वुमेन, मतलब उसकी जो माँ ने धोखा दिया था उसके फादर को, तो वो कह देता है धोखे का औरत का दूसरा नाम धोखा है, कह देता है इस तरह से। और जो उसका जो वो क्या पूरे संसार में उसको बस एविल ज़्यादा दिखाई देता है, गुडनेस कम दिखाई देता है। उसको लगता है एक क्लॉडियस को मार देने से समस्या का हल नहीं होगा, दुनिया में और बहुत क्लॉडियस हैं। और इस तरह से वो क्रिटिक्स ये भी कहते हैं, वो एक तरह से साइकोथेरेपिस्ट लोग कहते हैं कि एक तरह की बीमारी सिज़ोफ्रेनिया से भी वो जूझ रहा था, और जिसमें एक स्प्लिट पर्सनालिटी होती है, टू बी और नॉट टू बी, इस तरह से जो ट्रबल करता है उसको। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो मैड होने का नाटक करता है, लेकिन डीप लेवल जो उसका जो साइकी था, उसका जो दिमाग था, उसमें एक तरह से इंटरनल स्ट्रगल चल रहा था, एक स्पिरिचुअल मैडनेस का वो शिकार था। एक तरह से वो इंटरनली ट्रबल्ड था, बहुत ज़्यादा परेशान था और मेंटली इम्बैलेंस था उसके में। सो थैंक यू सो मच, होप आप लाइक करे होंगे इस डिस्कशन को। थैंक यू सो मच।